Hello students. Now again a positive morning with all of you my champions. और champions तो हम बनने वाले हैं बस कुछ दिनों बाद एग्जाम सेंटर में होंगे एक फुल ऑन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और इस क्रूशियल टाइम में अगर आप हमें देख रहे हैं दैट मीन्स आपके मन में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस है कि मैम आज के सेशन में कुछ ऐसा बता दें जो हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद दे। That's why with 45 questions only, सिर्फ 45 questions के साथ इन दी जूलॉजी आपके सामने कुछ ऐसे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे ताकि आपको जूलॉजी में ऐसा लगे कि नहीं यार अब तो एक पॉजिटिव बूस्टअप मिल गया है और इस स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज हम लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ कुछ अनलिमिटेड कंसेप्ट्स को देखेंगे। ऑलराइट, so this is Deepika Rathod on this MGCI digital platform ताकि आपका ये सेशन वेस्ट ना जाए, कुछ न कुछ तो आप इस सेशन के बाद लेके जाए and with all the positive strength we will move on। अब पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो देखिए आगे हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से एनालाइज करना है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। हर एक ऑप्शन में क्या कोई और क्वेश्चन बन सकता है ये प्रोबेबिलिटी भी हम देखेंगे। सो प्लीज आसपास 360 डिग्री कुछ भी डाइवर्शन नहीं होना चाहिए। बस मैं हूँ, आप है मेरे सामने और आपकी नोटबुक है साथ में। ऑलराइट, नो डाइवर्शंस, ओनली दिस सेशन ऑफ ज़ूलॉजी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, डार्विन जज द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ। डार्विन ने एक इंडिविजुअल की फिटनेस को किस तरीके से डिफाइन किया? सबसे पहला ऑप्शन, एबिलिटी टू अडेप्ट इटसेल्फ, किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, क्या वो फिटनेस है? डोमिनेंस ओवर अदर इंडिविजुअल्स, हम कितने ज्यादा डोमिनेटिंग है दूसरों पे, क्या ये हमारी फिटनेस बताता है? डार्विन के हिसाब से हम, आपकी या मेरे हिसाब से नहीं देख रहे। Strategy to obtain the food and shelter, D, differential reproduction। अब डार्विन की थ्योरी की बात करें तो डार्विन की थ्योरी का नाम भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि डार्विन की थ्योरी का नाम क्या है, डार्विन की बुक का नाम क्या है, तो ये भी देख लें। नाउ अगर हम बात करें नेम ऑफ बुक, तो सबसे पहले ये जो सारे पॉइंट्स डार्विन ने बताए थे बुक में, वो कौन सी बुक थी? That is Origin of Species। बुक का नाम Origin of Species। Now, इस बुक में ऐसी कौन सी थ्योरी दी चार्ल्स डार्विन ने? So the name of the theory, natural selection, theory of natural selection। मतलब नेचर किन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है, किन ऑर्गेनिजम्स का आगे मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सारे पॉइंट्स नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में डिस्कस हुए। अब चार्ल्स डार्विन के हिसाब से फिटनेस क्या है? डार्विन ने बोला कि कंपटीशन चल रहा है सब तरफ, वो तो हम भी देख रहे हैं, कंपटीशन चलता है, मतलब अगर कंपटीशन हुआ तो सरवाइव कौन करेगा? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी भी कौन सी है? चार्ल्स डार्विन। कंपटीशन हुआ तो सरवाइव कौन करेगा? जो फिट है वो, जो इंफीरियर है वो सरवाइव नहीं करेगा, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट है वो सरवाइव करेगा। ठीक, अब सरवाइव कर गया तो क्या करेगा अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए? रिप्रोडक्शन, मतलब नंबर ऑफ प्रोजेनिस प्रोड्यूस करेगा अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि हम मेजॉरिटी है। तो मतलब डार्विन की थ्योरी का एसेंस क्या है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो हमारे इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, मतलब प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, इसे हम बोलते हैं फेकंडिटी भी, the ability to produce the number of offsprings, that is the reproductive fitness or
फेकंडिटी। क्लियर? तो एक क्वेश्चन से हमारे मल्टीपल कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। चार्ल्स डार्विन ने बुक का नाम दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन वाली, और उसका एसेंस क्या था? जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज प्रोड्यूस करेगा वो ज्यादा फिट है। डन? क्लियर? नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the correct matching of the event occurring during menstrual cycle? menstrual cycle, menstrual cycle किन organisms का characteristic features? primates. Done? Sure. primates का characteristic feature है menstrual cycle. आई बात समझ में? आपको मैं उस तरीके से क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि एक क्वेश्चन को देखने पे आपका पूरा एंगल सब क्लियर हो जाए। क्लियर? सो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी हमारे प्राइमेट्स में। एक कंसेप्ट क्लियर है? मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स में से मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होती है, तो प्राइमेट फीमेल्स में। अब प्राइमेट फीमेल्स में कौन आता है? मैम आप, मैम प्राइमेट फीमेल्स में नहीं, मैन, एप, मंकी, प्राइमेट फीमेल्स। नाउ अब इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल की फीचर्स देख लें। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के फीचर्स देख लिए हमने प्राइमेट्स में, तो नॉन प्राइमेट में कौन सी स्पेशल साइकिल होती होगी? तो अगर नॉन प्राइमेट्स के बारे में पूछा जाए तो नॉन प्राइमेट में साइकिल कौन सी होती है? इस्ट्रस साइकिल, दैट इज इस्ट्रस साइकिल। डन? इसमें सिर्फ एक हीट पीरियड होता है जब कैटल्स एक्सपेक्ट करती हैं कि हम इस समय इंटरकोर्स अगर हो जाए तो द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर मैक्सिमम। डन? सो इस्ट्रस साइकिल इज फॉर नॉन प्राइमेट फीमेल्स। नाउ अब आते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 इवेंट्स में से आपको चूज करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी स्टार मार्क टॉपिक। इस टॉपिक में से 3 फीचर्स आपको याद रखना है। 3 स्टेजेस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। वन इज ब्लीडिंग फेज, पहला मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज। सेकंड, अब ब्लीडिंग हो गई, आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट गई, तो उसको स्टार्टअप करना है, फिर से प्रोलिफरेट करवाना है, तो प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर फॉलिकल्स का बनना, फॉलिक्यूलर फेज। तीसरी स्टेज, अब जो आपके फॉलिकल्स डेवलप हो चुके हैं, अब कुछ सिक्रीट होने वाला है। क्या सिक्रीट होगा? नाउ कॉर्पस ल्यूटियम will secrete the hormone progesterone, मतलब ल्यूटियल फेज लास्ट वाला और सिक्रीटरी फेज। अब इन चारों ऑप्शन में से हम देखते हैं कि करेक्ट इवेंट कौन सा है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पढ़े ना, तो इनकरेक्ट और करेक्ट पूछा क्या है ये देखिए, करेक्ट मैचिंग, क्योंकि आधा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन को पूरा पढ़ने में ही सॉल्व हो जाता है। सो करेक्ट मैचिंग। ओव्यूलेशन के सामने लिखा है LH and FSH attain the peak level and sharp fall in the secretion of progesterone। क्या रिलेशन? कुछ भी दे दिया। ओव्यूलेशन बता रहे हो एक तरीके से कि ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है। अब अगर ओव्यूलेशन हुआ तो हमको मालूम है कि ओव्यूलेशन कराने वाला हार्मोन कौन सा है? ल्यूटिनेंसिंग हार्मोन LH। तो अगर LH अगर नीचे होता तो क्या ओव्यूलेशन होता? नहीं। हाँ, LH अगर पीक पे होता तो ओव्यूलेशन हो सकता था। बिल्कुल सही है। मतलब ये आधी स्टेटमेंट तो सही है कि LH and FSH attain पीक लेवल। LH सर्ज बोलते हैं जिसके कारण से ओव्यूलेशन होता है। लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है, शार्प फॉल इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ना, ये गड़बड़ है भैया। प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर गिरेगा तो वो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी, तो इतनी जल्दी थोड़ी गिराना है प्रोजेस्टेरोन का लेवल। दूसरा ऑप्शन देखिए, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन अभी बताया था, रीजनरेट होना एंडोमेट्रियम का, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। मायोमेट्रियम रीजनरेट होती है? बिल्कुल नहीं। मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। वो सिर्फ लेबर पेन्स के समय इफेक्टिव होती है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए। तो ये गलत, इसके कारण ये गलत हो गया। नाउ development of the corpus luteum, secretory phase and increased secretion of progesterone। secretory phase में corpus luteum डेवलप होता है और secretion of progesterone बढ़ जाता है।
शायद ही सही। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएशन। चौथा ऑप्शन हमेशा पढ़ना है। अगर आपको फर्स्ट सेकंड में ही सही मिल जाए, इतनी बड़ी गलती नहीं करना, इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रखना है, बिकॉज हो सकता है दो ऑप्शन सही हो, हमें ज्यादा सही को चुनना है। मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम एंड ओवर नॉट फर्टिलाइज्ड। मायोमेट्रियम थोड़ी ना टूटता है, फिर से वही गलती कर दी, तो मतलब ये तो फिर से गलत हो गया, मतलब हम सही थे। सी ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीटरी फेज में होगा एंड द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम अगर डेवलप हुआ तो वो सिक्रीट करेगा आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, देन फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लैंड्स इन वर्टिब्रेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम। अब हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं? हम 3 जर्म लेयर्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, तो तीनों जर्म लेयर्स में से क्या सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबल होगी ओरिजिनेशन के लिए? बिल्कुल नहीं। पहला ऑप्शन एंडोडर्म, बिल्कुल नहीं। सेकंड, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। सी एक्टोडर्म, डी एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब सबसे पहली चीज तो ये याद रख लो कि जो ग्लैंड्स है वो तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो सकते हैं। तो आपको स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो यू शुड नो द ओरिजिन ऑफ द ग्लैंड्स। तो अगर हम बात करें कि एक्टोडर्म, तो आपको पता होना चाहिए एक्टोडर्मल ओरिजिन के मेजर ग्लैंड्स कौन से? ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स है, लेकिन मेजर ग्लैंड्स ऑफ द एक्टोडर्मल ओरिजिन कौन से ग्लैंड्स हो? मेसोडर्म के कौन से, एंड एंडोडर्म के कौन से? ठीक है, तो ये 3 बेसिक चीजें आपको ओरिजिनेशन ऑफ द ग्लैंड्स पता होनी चाहिए। एक्टोडर्मल ओरिजिन के ग्लैंड्स होंगे मेमरी ग्लैंड्स, सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स, सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स। डन। मेसोडर्मल ओरिजिन के ग्लैंड्स होंगे आपके गोनैड्स, टेस्टिस, ओवरीज। गोनैड्स, टेस्टिस, ओवरीज। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गोनैड्स है, अरे एंडोडर्मल ओरिजिन के बिल्कुल नहीं। गोनैड्स। किडनी also has the secretory functions, ठीक है। मेसोडर्मल ओरिजिन। एंडोडर्मल ओरिजिन के कौन से ग्लैंड्स हैं? थाइमस। ग्लैंड्स मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात नहीं हो रही, इन जनरल जो कुछ सिक्रेटरी फंक्शंस करते हैं उनको ग्लैंड बोला है, राइट। थाइमस, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, एंडोडर्मल ओरिजिन। लिवर, liver also secretes some substances, right? So this is about the origin of the glands. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा our option will be ectoderm, endoderm or mesoderm. Done. Now next question is under the normal conditions, what amount of oxygen is delivered to tissues by the 500 ml oxygenated blood? आपसे ये नहीं पूछा है कि आपका ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ये पूछा है कि टिश्यूज को कितना ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है। तो एक सिंपल सी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट याद रखना, एवरी 100 ml oxygenated blood टिश्यूज को कितना ऑक्सीजन देगा? 500। तो यहाँ पर पूछा है 500 ml का, तो 500 ml कितना देगा? x, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, वैल्यू आएगी आपकी 25 ml। क्या 25 ml ऑप्शन है? अगर CO2 का पूछ लिया जाता तो एवरी, ये स्टेटमेंट भी याद रखना, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना CO2 डिलीवर करता है? तो 4 ml। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट में भी आ सकता है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूरेमिया देयर इज एक्सेस ऑफ, ये आ गया एक्सक्रीटरी वाला क्वेश्चन, इन यूरेमिया देयर इज एक्सेस ऑफ यूरिया इन ब्लड, यूरिया इन यूरिन, ग्लूकोज इन ब्लड, ग्लूकोज इन यूरिन। बहुत जल्दीबाजी में हम लगा देंगे यूरिया इन यूरिन, यूरिन में यूरिया होता है, अरे तो यूरिन में तो यूरिया होता ही है, इट इज क्वाइट नॉर्मल। आपको यूरिया यूरिन के थ्रू ही तो निकालना है, लेकिन यूरेमिया इज द एबनॉर्मल कंडीशन। तो यूरेमिया कौन सी कंडीशन है? यूरेमिया मतलब इंक्रीज्ड यूरिया और यूरिया अक्यूमुलेशन इन ब्लड, ब्लड में अगर यूरिया बढ़ जाए दैट इज यूरेमिया। देन क्यों होगा? किडनी डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर मतलब आपकी किडनी प्रॉपर्ली यूरिया नहीं एलिमिनेट करता है, दैट इज द यूरेमिया। अच्छा, ऐसी एक कंडीशन होगी अगर इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल मतलब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया। कौन सी बीमारी? डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस, राइट। अब इतना बढ़ गया कि यूरिन में भी ग्लूकोज निकलने लगा, उस कंडीशन में इफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन, ग्लूकोज प्रेजेंट in urine, this is known as ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, अगर कीटोन बॉडीज यूरिन में मिल जाए तो कीटोन यूरिया, ग्लूकोज मिल जाए ग्लाइकोसूरिया। सो ये सब किडनी डिसऑर्डर्स है बेटा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि यूरिया अगर ब्लड में मिले तो वो कंडीशन कौन सी? दैट इज द यूरेमिया। आपका आंसर होगा यूरिया इन ब्लड। ठीक है, क्योंकि यूरिन में यूरिया मिलना तो बहुत नॉर्मल है और मिलेगा ही, बिकॉज आप बॉडी से बाहर निकाल रहे हो। लेकिन ग्लूकोज इन ब्लड ये भी मिलेगा, बहुत नॉर्मल है। ग्लूकोज इन यूरिन ये नहीं मिलना चाहिए, और ये क्या है? डायबिटीज। देन फॉर श्योर एक क्वेश्चन से 3 से 4 कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। चलिए नेक्स्ट, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल डेविएटेड बाय। अब उसके लिए पहले पता होना चाहिए हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या है। क्या बोला हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल ने? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन अ पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट allele एंड द रेसेसिव allele इज कांस्टेंट। कब तक कांस्टेंट है? अगर कोई फैक्टर्स उसे डेविएट ना करे। एक रिलेशन याद रखनी है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल की, उस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, किस तरीके से होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस p plus q is constant, that is equals to 1। दोनों का स्क्वायर लेते हैं तो होती है इक्वेशन p square is q square 2pq equals to 1। देन ये क्या है? डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी। क्यू क्या है? रेसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज हेट्रोजाइगोट, दिस इज हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेट्रोजाइगोट, राइट। तो ये है हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। लेकिन 5 चीजें ऐसी है, 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसको डिस्टर्ब करता है, डेविएट करता है। और वो 5 फैक्टर क्या है? 1 is जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिप्रोडक्शन से ये फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो जाती है। सेकंड इज ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस, ज्योग्राफिकल बैरियर्स। थर्ड, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने सिलेक्ट किया, किसी और को सिलेक्ट कर लिया, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम डेविएट हो गया। फोर्थ इज माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब जीन फ्लो। आप आपकी मर्जी से कहीं इधर उधर गए,
राइट। इमिग्रेशन या ई माइग्रेशन, बाहर गए दैट इज ई माइग्रेशन, और अंदर आए पॉपुलेशन में दैट इज इमिग्रेशन। देन म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ये फैक्टर्स अलोंग विद जेनेटिक ड्रिफ्ट। व्हाट इज ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट मतलब सडन चेंज, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई जिस कारण से उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन में सडन स्विच हुआ, दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं ना, ये डेविएट कर सकते हैं। अब इनमें से कोई फैक्टर है क्या, देखिए ऑप्शन पे। लार्ज पॉपुलेशन, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे से काम करेगा। म्यूटेशन, हाँ जी, फैक्टर्स में से एक। माइग्रेशन, बिल्कुल। बोथ बी एंड सी, ज्यादा सही। एक को लगाएंगे तो एक छूट जाएगा, तो आंसर शुड म्यूटेशन एंड माइग्रेशन, बोथ, दोनों होंगे, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormone do not require the secondary messenger? अब ये टॉपिक से हर बच्चा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है मैडम, हम नहीं डरते। हाँ ठीक है, कुछ बच्चों को तो डर लगता है ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स वाले सेक्शन से। ठीक है, देख लिया, बहुत ही सिंपल सा फंडा। अब सेकेंडरी मैसेंजर नहीं लगता, किसको सेकेंडरी मैसेंजर नहीं लगेगा? जो खुद इतना केपेबल है कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए। आपकी सेल मेम्ब्रेन का नेचर, सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। ठीक है, मतलब ऐसी चीज इसके थ्रू चली जाएगी जो लिपिड सॉल्युबल है। इसके थ्रू कौन सी चीजें पास होगी? लिपिड सॉल्युबल। मतलब मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो वाटर सॉल्युबल नहीं पास होगा, मतलब वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस और हार्मोन डज नॉट पास। अब पास नहीं होगा तो क्या होगा? जो सब्सटेंसेस वाटर में सॉल्युबल है, बेचारे लिपिड में घुल नहीं सकते, तो उनको क्या ऐसे भेज दिया जाएगा? नहीं, उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे किसमें? उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन के ऊपर। मतलब वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस है दे डू नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। मतलब रिसेप्टर कहाँ है? रिसेप्टर्स ऑन दी सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर है, लेकिन जाना तो अंदर तक है, तो फिर वो बनाते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स, जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक एएमपी एक्सेट्रा। तो ये रिसेप्टर्स ऑन दी सेल मेम्ब्रेन, फिर हुआ जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। मतलब अगर हम बात करें हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की, तो दो तरीके से मेनली हार्मोन्स होंगे। एक वो कैटेगरी जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है, लिपिड सॉल्युबल है तो सीधा अंदर तक पहुंच गए, इनके रिसेप्टर सीधा जीनोम में है, जेनेटिक मटेरियल। जो लिपिड इनसॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, ये बेचारे मेम्ब्रेन पे बैठे रहे, इन्होंने जनरेट किया सेकेंड मैसेंजर। तो अब ये जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा है डू नॉट रिक्वायर सेकेंडरी मैसेंजर, मतलब इन चारों में से किसको सेकेंडरी मैसेंजर नहीं लगता? नहीं लगेगा, मतलब ये लिपिड सॉल्युबल होगा और लिपिड को क्रॉस करके चला जाएगा। ये जो आपको तीनों ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये तीनों हार्मोन्स है लिपिड इनसॉल्युबल। ये तीनों कैसे हैं? लिपिड इनसॉल्युबल। अगर लिपिड इनसॉल्युबल है बेटा, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? साइक्लिक मैसेंजर्स, या फिर दे विल प्रोड्यूस सेकेंडरी मैसेंजर। मतलब एक ही है हमारा काम का आदमी, कौन सा? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज लिपिड सॉल्युबल। अब अगर ये लिपिड सॉल्युबल है तो दूसरों को कष्ट नहीं देता, खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, सॉल्युबलाइज है ना,
तो क्रॉस कर जाएगा और चला जाएगा अंदर। दिस इज क्लियर। तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोक्साइड। डन। सो लिपिड सॉल्यूबल है, इसीलिए डू नॉट रिक्वायर एनी सेकेंडरी मैसेजेस। चले आगे। सैडल जॉइंट ऑकर्स बिटवीन, हाँ ये जॉइंट बड़े परेशान करते हैं, मतलब अभी अभी जो टाइम बचे है ना 3 से 4 दिन, अब सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं कंसेप्ट्स बता रही हूँ इनको ज्यादा फोकस करें। जूलॉजी वी आर डिस्कसिंग हियर, राइट। सो जॉइंट मतलब होता है आर्टिकुलेशन, जोड़ना, ठीक है। तो जोड़ने वाले जॉइंट्स मेनली 3 टाइप के आपके जॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। पहला जो बिल्कुल नहीं हिले, फाइब्रस जॉइंट, बहुत स्पीड अप रिवीजन करें, बहुत स्पीड अप। फाइब्रस जो थोड़ा बहुत हिले, दैट इज कार्टिलेजिनस, जो बहुत आसानी से मूवेबल हो, फ्रीली मूवेबल, दैट इज साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल को हम बोल सकते हैं डायआर्थ्रस, है ना। आर्थ्रस मतलब जॉइंट, डाई मतलब दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज साइनोवियल जॉइंट्स। अब इस साइनोवियल जॉइंट्स की बहुत सारी कैटेगरीज है। पिवोट जॉइंट, C1 C2 एटलस एक्सिस वर्टिब्री का जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, फैलेंजेस जॉइंट। देखते हैं इनमें से ऑप्शन क्या है। तो सैडल जॉइंट क्या है? सैडल जॉइंट हमेशा होगा, NCERT में गिवन है, कार्पल एंड फर्स्ट मेटाकार्पल ऑफ थंब। नीचे नहीं करेंगे आपके लिए, तो ऊपर ही करेंगे, ठीक है। तो दिस इज दी सैडल जॉइंट, ठीक। फीमर एंड पेल्विक गर्डल, अरे कुछ नहीं, ये हिप जॉइंट है। ये पेल्विक गर्डल और फीमर बोन कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट। वर्टिब्री में वर्टिब्रल कॉलम पूरा हिलता है क्या? नहीं। फिक्स है क्या? नहीं। बीच में पार्शियली मूवेबल मतलब वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसमें होगा कार्टिलेजिनस जॉइंट, बीच में थोड़ा सा पार्शियली मूवेबल जॉइंट। फैलेंजेस एक ही डायरेक्शन में ना, ऐसे थोड़ी ना मुड़ेगी। हिंज जॉइंट, फैलेंजेस, इंटरफैलेंजेस, हिंज। डन। मतलब हमारा आंसर होगा सैडल जॉइंट ऑकर्स बिटवीन कार्पल एंड फर्स्ट मेटाकार्पल ऑफ, ठीक। चले आगे। ड्यूरिंग क्लोराइड शिफ्ट, नो व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट? अरे भाई आपका CO2 जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ लें। CO2 जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा वो किन तरीकों से हो सकता है? CO2 about 70% in the form of bicarbonate ion, about 23% in the form of carbaminohemoglobin, मतलब हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बना के, 7% डिसॉल्व इन प्लाज्मा। अब सुनना अपने काम का क्या है। ये जो क्लोराइड शिफ्ट है, क्लोराइड शिफ्ट कहाँ पर होगी? ये देखना आपकी आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी का शेप बना लो बायकॉन्केव, दिस इज आरबीसी, ठीक। आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बच्चे? डोनेंस मेम्ब्रेन, याद रखना। आरबीसी की मेम्ब्रेन को बोलते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम मिलने वाला हमारी बॉडी में कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कहाँ पर है? आरबीसी, ठीक है। तो आसपास मान लो दिस इज प्लाज्मा। अब क्या हुआ? CO2 गैस अंदर गई, बहुत जल्दी स्पीड में देख रहे हैं हम चीजें। CO2 गैस अंदर गई, डन। इसके अंदर पानी है, CO2 और पानी मिलके क्या बनाया है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड पे लगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब इसके ऊपर लगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, तो इसने इसको तोड़ा,
HCO3 माइनस प्लस H प्लस। ये HCO3 माइनस बाहर जाएगा तो भैया आयन का कंसंट्रेशन मेंटेन रखना है ना। ये बाहर कब जाएगा? अगर प्लाज्मा से कोई ऐसा नेगेटिव आयन है जो अंदर आए। अब कौन सा नेगेटिव आयन है हमारे अंदर अबंडेंट? तो प्लाज्मा में है क्लोराइड। तो पहले ये क्लोराइड शिफ्ट हुए, फिर आए कार्बोनेट बाहर। तो ये ऑप्शन देख लो। ड्यूरिंग द क्लोराइड शिफ्ट क्लोराइड मूव्स फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। HCO3 माइनस मूव्स फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाइकार्बोनेट तो आरबीसी के अंदर बन रहा है। Cl माइनस मूव्स फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी? ये हो सकता है, Cl माइनस प्लाज्मा टू आरबीसी, लेकिन फिर भी फोर्थ पढ़ेंगे। HCO3 मूव्स फ्रॉम WBC टू, हाँ ये तो फालतू ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लोराइड शिफ्ट में क्या हुआ? Cl माइनस अंदर गया आरबीसी के, और जो HCO3 बना था आपके इस रिएक्शन से ये बाहर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नर्व इंपल्स ट्रांसफर। अब सुन लो, नर्व इंपल्स ट्रांसफर के लिए सबसे करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये एक थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसको थोड़ा सा समझ ले हम लोग, ठीक है? याद रखना, नर्व इंपल्स ट्रांसफर के लिए एक चीज याद रखें, हमेशा नर्व इंपल्स कंडक्शन क्यों होगा? अगर स्टिमुलस मिलता रहे और नर्व इंपल्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब डीपोलराइज और रीपोलराइज होती रहे, तो ये दोनों कंडीशंस में आपको मिलेगा स्पीड ऑफ कंडक्शन, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं नर्व इंपल्स ट्रांसफर, है ना? तो मान लो यहाँ पर एक्सोनल मेम्ब्रेन देख लिया, ठीक है? रेस्टिंग स्टेज पे क्या होता है? एट रेस्टिंग स्टेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आए वो ये सारे कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। रेस्टिंग स्टेज पे क्या हुआ बेटा? दो फ्लूइड है आपके, ECF, ICF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, राइट? अभी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में होगा क्या? मेम्ब्रेन रेस्टिंग टाइम पर बहुत ज्यादा परमिएबल है K+ आयंस, अंदर अंदर K+, क्या आ गए? K+ आयंस, और बाहर चले गए सोडियम। मतलब जो सोडियम है उसका कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा है? बाहर। ICF में ज्यादा क्या है? पोटेशियम और नेगेटिव प्रोटीन्स, पोटेशियम एंड नेगेटिव प्रोटीन्स, ठीक है? दिस इज एक्सोनल ट्रांसफर। अभी कंडक्शन नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक एक्सोन में जा रही है। कंडक्शन कैसे होगा? जहां पर दो न्यूरॉन्स मिलती है, मतलब साइनेप्स जहां पर है वहां पर कंडक्शन हो जाएगा। अब क्या हुआ? रेस्टिंग स्टेज पे यहाँ पर पोटेशियम बढ़ गया, नेगेटिव प्रोटीन बढ़ गया, ECF में सोडियम ज्यादा है, ठीक? इसी चीज को और मेंटेन करा जाता है। जैसे आपकी तैयारी तो परफेक्ट चल रही है, लेकिन इसको और बूस्ट अप कर रहे हैं हम, तो अब इसी को और मेंटेन करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स को और बढ़ाते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप, अब ये सोडियम पोटेशियम पंप मेम्ब्रेन में लगता है। क्या खास बात है इसकी? ये 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर फेंकता है। मतलब ओवरऑल क्या करा उसने? ECF में सोडियम बढ़ा दिया और ICF में पोटेशियम बढ़ा दिया, ठीक है? और नेगेटिव रिचार्ज प्रोटीन, तो ये क्रिएट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जैसे ही स्टिमुलस लगा, डीपोलराइजेशन हुआ। अब स्टिमुलस लगने पे क्या हो जाता है? ये जो मेम्ब्रेन है, जब स्टिमुलस नहीं लगा था रेस्टिंग स्टेज में, तो ये पॉजिटिव के कारण से ये बेचारी अपनी मेम्ब्रेन थी पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव 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 था, ठीक? जब स्टिमुलस लगा तो ये मेम्ब्रेन बन गई फ्रीली परमिएबल टू सोडियम, तो सोडियम तेजी से अंदर आ गया, दैट इज रैपिड इनफ्लक्स। अब अगर हम बनाए डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन, तो डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? रैपिड इनफ्लक्स, तेजी से सोडियम अंदर आ गया, ठीक है? सोडियम अंदर आ गया, अंदर बना लिया,
ठीक है। पोटेशियम बेचारा क्या नहीं करता, पोटेशियम बाहर है, सोडियम अंदर है। तो इस रैपिड इन्फ्लक्स के कारण से अंदर की मेम्ब्रेन हो गई नेगेटिव, बाहर की हो गई पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। और स्टिमुलस के कारण से डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन में कुछ ऐसा चेंज हुआ जिससे इंपल्स जनरेट हुई। अब ये इंपल्स जनरेट हो गई, कंडक्ट होगी। कंडक्ट एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन कैसे कंडक्ट होगी? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। फिर आपने ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, दिस इज प्री साइनेप्टिक, दिस इज जहां पर रिसेप्टर्स मौजूद है पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है, समय की कमी के कारण से ज्यादा डिटेल नहीं बता पा रहे। दिस इज प्री साइनेप्टिक एंड दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक। तो जैसे यहाँ पर इंपल्स कंडक्ट हुई, कुछ बोम्बार्डमेंट हुआ, जैसे सिग्नल मिला वैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स रिलीज हुए और वो केमिकल के रिसेप्टर प्रेजेंट है पोस्ट पे, तो फिर कंडक्शन हो गया। तो अब देखिए इस आंसर, आपको चुनना है करेक्ट स्टेटमेंट। यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट। नर्व इंपल्स इज जनरेटेड बाय द एंट्री ऑफ सोडियम, बिल्कुल सही है। सोडियम अंदर आएगा तभी डीपोलराइजेशन हुआ था, तो नर्व इंपल्स जनरेट हुई। ठीक है, मतलब ये तो सही है। नर्व इंपल्स इज कंडक्टेड बाय डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन बिल्कुल सही है। क्लोज सर्किट बनता है ना डीपोलराइज डीपोलराइज से, वाह यार ये भी सही है। केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स ऑकर्स एट साइनैप्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि साइनैप्स पर ही न्यूरोट्रांसमीटर्स के कारण से केमिकल ट्रांसमिशन होता है। तो ये तीनों सही है, तो डी ऑप्शन और सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, reappearance of reduced or disappearance और ancestral characters, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स फिर से आ गए जो किसी समय पर कम हो चुके थे या गायब हो चुके थे। ऐसी कंडीशन को हम सिर्फ और सिर्फ जानते हैं, इसे तो याद करना बेटा, दिस इज एटाविज्म। होता है ना, पूछ के साथ बेबी बॉर्न हुआ तो हनुमान जी समझ के पूजा करने लग जाते हैं, अरे इट इज एटाविज्म। एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स रीअपियर हुए, ठीक है। बेबी बॉर्न हुआ विथ मेनी हेयर्स ऑन दी बॉडी, बहुत सारे प्रोफ्यूज हेयर्स के साथ, ये सारे एटाविज्म, याद रखना ये टर्म। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पता है, जब ये ऐसा कोई फीचर हो, दिस इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, दे परफॉर्म द कॉमन फंक्शन। कौन से ऑर्गन्स है जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं? एनालॉगस, याद रखें। एनालॉगस के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। एनालॉगस ऑर्गन्स प्लांट में एनिमल्स में दोनों कैटेगरी में याद रखना है। कन्वर्जेंट मतलब डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर्स कन्वर्ज हो रहे, दे परफॉर्म द कॉमन फंक्शन। कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है? कॉमन स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, फंक्शन अलग अलग हो गया। होमोलॉगस ऑर्गन्स, ये बताएगा होमोलॉगस, याद रखना HD बाय डेफिनेशन। होमोलॉगस, डाइवर्जेंट। स्पेसिएशन मतलब किसी नई जगह पर नए एरिया में नए फैक्टर्स के लिए कारण से नई स्पीशीज का जन्म होना, पैदा होना, दैट इज स्पेसिएशन। ठीक है, तो हमको पूछा था सिर्फ रीअपियरेंस ऑफ द रिड्यूस्ड और द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, तो हमारा आंसर होगा ये। ऐसा ना हो चारों ऑप्शंस डिस्कस करने में आंसर ही भूल जाए, ठीक है। हर आंसर इज एटाविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर। बहुत बढ़िया डायग्राम है, देखिए जरा गौर से। अब इस डायग्राम में सबसे खास बात क्या है? पहले तो डायग्राम समझ लें, समझा दूं अभी कौन सा एग्जाम सेंटर है, थोड़ी तो मदद कर सकती हूँ। ये दो है, A दिया है। If A and B are pulmonary and systemic circulation respectively, ये respectively शब्द को बड़ी रिस्पेक्ट देना है एग्जाम में, गड़बड़ करवा देता है respectively. So this is the pulmonary circulation. B is systemic, मतलब हार्ट और बॉडी के बीच में सिस्टमिक, हार्ट और लंग्स के बीच में पल्मोनरी। ठीक है, आपको बताना है
फर्स्ट और सेकेंड क्या है? देखिए, अब ये अगर आपको बोल दिया है पल्मोनरी है तो हमारा ये क्या है? लंग्स। ये क्या है? टिश्यूज। चलो, एरो का डायरेक्शन देखते हुए हार्ट से निकलने वाली एओर्टा टिश्यूज तक जा रही है ना? हार्ट से निकलने वाली एओर्टा टिश्यूज तक जा रही है। टिश्यूज में क्या हुआ? ब्लड इम्प्योर हो गया। इम्प्योर ब्लड को लाने वाली क्या है? देखिए जरा, वेन्स बड़ी वाली मतलब वेना केवा। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, हार्ट से लंग्स की तरफ कौन लाएगी? जिसको प्यूरिफाई करवाना है। प्यूरिफाई करवाने के लिए कौन सी आर्टरी? दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब क्या ऐसे ऑप्शंस हैं हमारे सामने? देखिए, बिल्कुल ए पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेना। हाँ, कोरोनरी तो पिक्चर में नहीं है। पल्मोनरी आर्टरी एंड वेना केवा रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट और सेकंड पूछा है, पल्मोनरी आर्टरी एंड वेना केवा और श्योर। तो ऑप्शंस देख के कंफ्यूज मत होना, पहले डायग्राम देख लिया, कंसेप्ट समझ लिया क्या पूछा है, उसके बाद ऑप्शंस हो ना। वेना केवा पल्मोनरी गलत, कोरोनरी है नहीं पिक्चर में, तो हमारा आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और वो वाली वेना केवा, ठीक है, जो क्यू से हार्ट में ला। फॉरेन एंटीबॉडीज, फॉरेन प्रोटीन molecules that produces immune response, मतलब फॉरेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या है? हमेशा डेफिनेशन पढ़ते हैं, these are antigens। बहुत सिंपल सा है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है? कितने टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं? ग्लोबुलिन्स है ना, जो बॉडी डिफेंस प्रोवाइड करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। IgA, IgM, IgE याद नहीं रहता, एक ट्रिक याद रखें, immunoglobulins, gamed, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, it is immunoglobulin। सबसे बड़ी कौन? बिगेस्ट IgM। ठीक है, कौन सी है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है? गामा ग्लोबुलिन, इट कैन क्रॉस द प्लासेंटा, है ना। ये GAMED, इसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, एंटीजेंस, दीज आर द फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी में एंटर करते हैं और आपकी इम्यून सिस्टम को एक्साइट करते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंटीजन के अगेंस्ट जनरेट होते हैं। ल्यूकोसाइड सब जानते हैं, WBC, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के डिफेंस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। अब बच्चा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का वो कार्टून याद रख लेना, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जिसमें हैवी चेन और लाइट चेन्स होती है। एंटीबॉडीज किस आधार पे आपने क्लासिफाई करा है? ये जो गेम्ड है ना, इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है पता है? आपने 5 बोल दिया, 1 2 3 4 5 एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या मेजर फीचर है टू डिफरेंशिएट? तो हैवी चेन्स का कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन they are differentiated। ठीक है, if the pH of blood falls, then P50 value of hemoglobin। What is P50? P50 क्या होता है? This is the percentage saturation of hemoglobin। कितना सैचुरेट हुआ? सिर्फ 50%। किससे? ऑक्सीजन से। So 50% saturation of hemoglobin with oxygen। ठीक है, याद रखना 50% सैचुरेशन। आपको एनसीईआरटी ने ये ऐसा दिया है सिग्मॉइड, ठीक है, यहाँ पर दिया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इसकी 2 शिफ्ट होती है, ये और ये वाली शिफ्ट होगी राइट शिफ्ट, नीचे आया ग्राफ, ये वाली शिफ्ट होगी लेफ्ट शिफ्ट, ऊपर गया ग्राफ। बहुत ध्यान से देखिए,
नाउ इन दिस ग्राफ अब आपको एक चीज कंडीशन समझ में आ रही है कि अगर ये आपका ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टाइट हो रहा है, बिल्कुल एफिनिटी बहुत ज्यादा है। और अगर ये राइट शिफ्ट हो रहा है मतलब डिसोसिएट हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड टूट रहा है। अब ये कहाँ होता है हमको पता है, टिश्यूज की बात करें तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड टूटेगा, तभी तो ऑक्सीजन डिलीवर होगा सेल्स में। अगर हम बात करें लंग्स की तो लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड कैसा होगा, बनेगा, तभी तो जो फ्रेश ऑक्सीजन आया है एल्विलाई में वो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा हीमोग्लोबिन से। तो लेफ्ट शिफ्ट कहाँ होगी, एल्विलाई में। अब इन कंडीशंस को फेवर करना या फिर हटा देना कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ध्यान से सुने। टिश्यूज में अगर हम बात करते हैं टिश्यूज की, तो आपके टिश्यू सिस्टम की खास बात यह है कि वहां पर मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूस चलता रहता है ना। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बहुत ज्यादा है, CO2 ज्यादा है तो वाटर से बॉन्ड बना के कार्बोनिक एसिड बनाएगा, मतलब एसिडिटी ज्यादा है। टेम्परेचर, ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो टेम्परेचर हाई। पीएच लो है, एसिडिटी ज्यादा है ना, तो पीएच कैसी है, कम हो जाएगी एसिडिक कंडीशन में। ठीक, तो अब इसका उल्टा हो जाएगा लेफ्ट में, एल्विलाई में ठंडा टेम्परेचर, लंग्स में ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो CO2 कम, तो एसिडिटी कम, तो पीएच ज्यादा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द पीएच ऑफ ब्लड फॉल्स, मतलब अगर कंडीशन कैसी है, एसिडिक। ठीक है, ये कहाँ हो रही थी, टिश्यूज में, तो वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन P50 वैल्यू, मतलब जो परसेंटेज सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का, वो बढ़ेगा कि कम होगा, अरे भाई कम होगा ना, डिसोसिएट होने लगेगा, तो P50 वैल्यू ये क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में टिश्यू लेवल पे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को दिया जाएगा, किसको, टिश्यूज। ठीक है, डिसोसिएशन होगा, एसोसिएशन नहीं होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एक्सोनल मेम्ब्रेन। अभी हम देख चुके हैं एक्सोनल ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से समझ लिया है, अब सीधा सेंटेंसेस देख रहे हैं। पहला ऑप्शन, इट इज हाईली परमिएबल टू सोडियम आयंस। कौन सी स्टेज की बात करी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन में बोला है रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज में क्या हो रहा था, इट इज हाईली परमिएबल टू सोडियम, ना बाबा ये तो कभी नहीं, पोटेशियम के लिए परमिएबल था, एब्सोल्युटली इम्परमिएबल टू सोडियम। ऐसा भी मत बोलो यार कि बिल्कुल ही नहीं आने दे रहा, थोड़ा बहुत तो आने दे रहा था। नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम कभी नहीं, बहुत ज्यादा परमिएबल था पोटेशियम के लिए। नियरली इम्परमिएबल टू पोटेशियम बिल्कुल गलत। इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, हाँ, क्योंकि जो प्रोटीन्स आ चुके हैं ICF में वो बाहर नहीं जा रहे कहीं पर भी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। रेस्टिंग स्टेज पे आपकी मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए, तो अंदर आ चुके हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होता है ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम की सेकेंडरी oocyte। अब ये देखते हैं ऑप्शन से। पहला ऑप्शन, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द प्राइमरी oocyte, कभी नहीं, जो रिलीज होगा वो प्राइमरी oocyte कभी नहीं होगा। ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज टर्शियरी फॉलिकल्स, अच्छा फॉलिकल्स कैसे रिलीज होंगे, शार्प डिक्लाइन इन LH एंड FSH, बिल्कुल नहीं। अगर LH और FSH डिक्रीज होते तो ओव्यूलेशन नहीं होता, LH सर्ज होता है तभी ओव्यूलेशन होता है। मतलब ये तीनों सेंटेंसेस तो बहुत ही गलत दिखे हमें। चौथा देख ले, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज सेकेंडरी oocyte, बिल्कुल ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, जिसको हम oocyte भी बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओव्यूलेशन होता है, याद रखना, इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सी स्टेज में ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte स्टेज में। पूरी oogenesis आना चाहिए, कितनी पोलर बॉडीज रिलीज होती है,
कब रिलीज होती है, कौन सा हैप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, द पर्सन with hepatitis B vaccine produced from yeast is an example of। अच्छा, पहले तो ये समझ लो, वैक्सीनेट किया आपने, राइट, तो मतलब आपने इम्यून सिस्टम को जगाया ताकि फ्यूचर रिस्पॉन्स अगर कुछ होता है तो आपका इम्यून सिस्टम लड़ेगा उससे, है ना। अगर आप वैक्सीनेट नहीं करते, डायरेक्टली क्या करते हो, उसमें एंटीबॉडीज डाल देते हो, तो वो आपकी इम्यून सिस्टम को जगाता बिल्कुल नहीं, मतलब वो होता है पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम। अब बेटा एक्टिव पैसिव तो देख लिया, नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या होता है। अगर आपको मदर से कोई इम्यूनिटी प्राप्त हुई या तो इनबॉर्न आपके अंदर कुछ ऐसा है, दैट इज नेचुरल। आर्टिफिशियली अगर आपकी बॉडी में कुछ एडमिनिस्टर किया गया, दैट इज द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब देखते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन क्या बोल रहे हैं, जो बाहर बनाई आपने यीस्ट से बनाई, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। और ये भी क्वेश्चन आता है कौन सी जनरेशन ऑफ वैक्सीन है, दिस इज द सेकंड जनरेशन वैक्सीन। जितनी भी बायोटेक्नोलॉजिकली वैक्सीन जनरेट होती है वो है सेकंड जनरेशन वैक्सीन। ये जनरेशन याद रखना बेटा, सेकंड जनरेशन वैक्सीन जो आरडीएनए से प्रोड्यूस हुई। अब हम चलते हैं इसमें, आपने इसको यीस्ट से प्रोड्यूस करा, मतलब ऑब्वियसली नेचुरली तो नहीं मिली है ना, नेचुरली तो आपने ऑब्टेन नहीं करी इसको, अब बाहर से लिया इसको, ठीक है, बाहर से लिया, अंदर बॉडी में डाला, ठीक, फिर कुछ समय बाद ये आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी, तो मतलब इसमें पहले तो देख लो, पैसिव इम्यूनिटी वाला ऑप्शन तो पहले ही खत्म, एक्टिव इम्यूनिटी वाला हो सकता है, ये खत्म, मतलब अब फिल्टर कर दिया आपने, 50-50 लगा दिया, 4 ऑप्शन में से 2 बी और सी। अब ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, नेचुरली एक्टिवेट हुआ, कोई पैथोजन आया तो अपने आप एक्टिवेट हुआ, कि ऑलरेडी आपने कुछ डाल रखा था इसमें, ऑलरेडी डाल रखा था ना, मतलब आपने वैक्सीन की मदद से एक्टिवेट करा, तो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव तो नहीं होगा, क्या होगा, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। कंसेप्ट फंडा क्लियर है। ये इम्यूनिटी का बाइफर्केशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव, पैसिव, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर होगा आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आगे बढ़े, unmyelinated nerve fiber is enclosed by Schwann cells that does not form a myelin sheath. अब myelin sheath नहीं बनती around the axon. Identify the statement which is true. अब सुनना एक चीज, Schwann cells are responsible for formation of myelin sheath. myelin sheath का काम है क्या, फैटी कंपोजिशन की लेयर है, लिपिड से बनी हुई लेयर है, दिस प्रिवेंट द लीकेज ऑफ इम्पल्सेस, मतलब इम्पल्सेस को लीक आउट नहीं होने देती, ओके। अब इससे रिलेटेड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर से रिलेटेड सही क्या है, इट इज कॉमनली फाउंड इन सीएनएस, सीएनएस में मिलती है नहीं यार, इट इज रेयर इन सीएनएस, ये भी नहीं बोल सकते, आपको 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। इट इज कॉमनली फाउंड इन एएनएस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, हो सकता है, डी देख ले। इट इज कॉमनली फाउंड इन व्हाइट मैटर, तो भैया व्हाइट मैटर में कौन सी मिलेगी, जो व्हाइट दिखेगी, और व्हाइट कौन सी दिखेगी, जिसमें माइलिन होगा, तो आपको अनमाइलिनेटेड की बात करी है, तो अब अनमाइलिनेटेड के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो हमको सिर्फ लग रहा है, याद रखना, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स commonly found in autonomic nervous system and somatic nervous system. Somatic मतलब आपकी voluntary nervous system. Next question, regulation associated with activation of tumor suppression. अब सुनना, ये फंडा आ गया आपका कैंसर वाला। कैंसर में हम 2 चीजें पढ़ते हैं, 2 टाइप के कैंसर्स है, 2 टाइप के नहीं, ऐसे तो बहुत सारे टाइप के कैंसर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यूज जिसका कैंसर है, लेकिन लोकलाइज्ड है कि फैलने वाला है, उसके आधार पे 2 टाइप्स है।
अब कैंसर है क्या एक्चुअली आपका? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। अब कैंसर की बात करें तो कैंसर में दो चीजें, दो टाइप, एक है बिनाइन, एक है मैलिग्नेंट। ठीक, बिनाइन मतलब होता है लोकलाइज्ड, मैलिग्नेंट मतलब होता है फैलने वाला। अभी फैलने वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, याद रखें, मेटास्टेसिस। कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा मैडम मेटाजेनेसिस होगा। मेटाजेनेसिस सीलेंट ट्रेट्स में पढ़ते हैं। मेटाजेनेसिस मींस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बहुत ध्यान से सुनना, आज हम लोग सब कुछ लिंक अप कर रहे हैं, आपका पूरा जूलॉजी 11th प्लस 12th, राइट। तो मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी। कैंसर की, कैंसरस सेल्स जो स्प्रेड कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, ज्यादा नुकसानदायक है ये, जैसे ब्लड कैंसर, दैट इज मेटास्टेसिस। अब बेटा अगर हम देखें इसकी प्रॉपर्टी, तो कैंसरस सेल्स और नॉर्मल सेल्स में, जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती है वो नॉर्मल है, मतलब वो अपने आसपास वाली सेल्स को मॉनिटर करती रहती है, देखती है कि अरे यार अच्छा चल रहा है सब कुछ। अगर किसी सेल्स को बढ़ता हुआ देखती है तो उसकी ग्रोथ को रोकती है। तो नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी जो ग्रोथ को रोक सके उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब जिन सेल्स के कॉन्टैक्ट में है नॉर्मल सेल्स, उन सेल्स को रोक देती है, उनकी ग्रोथ को रोक देती है। बट as soon as the cells become cancerous, अगर ट्यूमर सप्रेशन की बात करें, अगर किसी सेल में ट्यूमरस ग्रोथ होने लगी, तो मतलब ट्यूमर को सप्रेस करने वाली जो चीज थी हमारे पास वो नहीं, रेगुलेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेशन, आप उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो सिर्फ मिलती है नॉर्मल सेल्स में, कैंसरस सेल्स में नहीं। याद रखना। तो ये सब इनएक्टिवेशन, एक्साइटेशन, पॉलीफरेशन कुछ नहीं, सिर्फ फंडा नॉर्मल सेल्स में मिलने वाली कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो कैंसरस सेल्स लूज कर देती है। नाउ द फर्स्ट कॉलम मैच्ड विद द सेकंड कॉलम। हाँ, ये आ गया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, दिल के बारे में बातें, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। अच्छा, छोटा सा कॉर्नर पे स्केच बनाते हैं। ये क्या है, उल्लू लग रहा है मैडम, उल्लू नहीं है भैया, दिल है दिल, ठीक है। अब समझो, ये वाला है बॉडी पार्ट्स, राइट साइड, दिस इज द राइट एंट्री, दिस इज द लेफ्ट एंट्री, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, ठीक। यहाँ पर होंगे वैल्व्स, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होगा वैल्व, इधर भी वैल्व्स है, इधर भी वैल्व्स है, एंट्री और वेंट्रिकल के बीच में वैल्व्स है, तो एवी वॉल्व बोलोगे ना, एवी वैल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स। अब यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स आ रही है इनका वैल्व्स अलग अलग है, यहाँ से जो निकलने वाली आर्टरी है या एओर्टा है, इनके कैविटी में वैल्व अलग है, ठीक है, सुनना ध्यान से। हमारे राइट साइड में होता है ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में होता है बाइकस्पिड, और जो हमारी एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, तो वेंट्रिकल्स के ल्यूमन में, ताकि बैकफ्लो ना हो सके, होते हैं सेमी ल्यूनार, आधे चांद जैसे सेमी लूनार वैल्व्स, ठीक है, सेमी लूनार वैल्व्स। फंडा क्लियर? अब देख ले, देखिए ट्राइकस्पिड राइट साइड पे एवी अपर्चर पे, बाइकस्पिड बाया 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 लेफ्ट साइड पे एवी अपर्चर, पल्मोनरी सेमिलुनर ऑब्वियसली जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, किस साइड से निकलती है, लेफ्ट से राइट से,
लेफ्ट से तो एओर्टा निकलता है, तो राइट साइड से, ठीक है। सो दिस इज एट द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज एट द ओपनिंग ऑफ एओर्टा। तो मतलब हमारा ऑप्शन होना चाहिए 3 4 2 1। ऐसे करना है, मैच द कॉलम, उसके बाद ऑप्शन चेक करें चार में से कौन सा अपने हिसाब से फिगर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। वेक्टर बॉम्बेक्सी मुराई, बॉम्बेक्सी सिल्कवर्म वेक्टर है क्या, कोई बीमारी का? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत काम का है हमारे लिए, सिल्क देता है। कौन सी लीफ पे फीड करता है? मलबरी, मलबरी लीफ पे। और सिल्क प्रोड्यूस करता है कहाँ से? सलाइवरी ग्लैंड्स। नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एनोफिलिस, कहे का इंपॉर्टेंस, ये तो वेक्टर है फॉर मलेरिया, आपको बोला है करेक्ट चुनना है। ग्रिगेरियस पेस्ट, क्यूलेक्स नहीं, ग्रिगेरियस तो होता है लोकस्ट, लोकस्ट मतलब जो ग्रुप में हमला करता है। लिविंग फॉसिल, ये सही, किंग क्रैब, लिविंग फॉसिल, बिल्कुल सही बात। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, ये तीनों गड़बड़ है। दैट नेक्स्ट, व्हाट डू डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस लेबर? अब लेबर पेन मतलब क्या होता है? स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है ताकि चाइल्ड बर्थ आसानी से हो सके, टू फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ, ताकि अच्छे से चाइल्ड बर्थ हो। अब इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्मूथ मसल्स पे काम करता है? एकमात्र स्मूथ मसल्स पे काम करने वाला, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन अगर मैमरी ग्लैंड्स की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है तो इसको बोलते हैं, मिल्क सिक्रीट करवा दिया, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन, या फिर चाइल्ड बर्थ हार्मोन। तीन नाम है, हाँ, चाइल्ड बर्थ, मिल्क लेट डाउन, मिल्क सिक्रीटिंग। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग, क्यों? क्या करता है ये? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मोटा करता है, प्रोलिफरेट करेगा, प्रोलिफरेट करेगा तो बहुत अच्छे से इम्प्लांटेशन हो गया, अच्छे से हमारा एम्ब्रियो या फीटल ग्रोथ होती है। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या कराता है? ओव्यूलेशन। रिलैक्सिन, ये प्यूबिक मसल्स को रिलैक्स कराता है, ये भी चाइल्ड बर्थ के समय होता है, बट द मेजर एक्शन जो चाइल्ड बर्थ को फैसिलिटेट कराए, मतलब अच्छे से चाइल्ड बर्थ हो, दैट इज ऑक्सीटोसिन। Consider the statement given below regarding the contraception and the answers below. अब देखें इनमें से सही को चुनना है। Which of the above statements are correct? सही को चुनना है। पहला, medical termination of pregnancy during the first trimester is generally safe. अब बात करते हैं MTP की, medical termination of pregnancy। अब MTP जो है, मेडिकल टर्मिनेशन, ये कब करवा सकते हो? टर्मिनेट करा रहे हो, ये लीगलाइज्ड है, कौन से ईयर में लीगलाइज्ड हुआ था? याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन फॉर यू, ये कौन से ईयर में लीगलाइज्ड हुआ है एमटीपी? इसके बाद कब तक सेफर है? बिल्कुल फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। देखो नुकसान तो है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर आप लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में टर्मिनेट कराते हो तो वो ज्यादा हार्मफुल है और अर्लियर स्टेजेस में कम हार्मफुल है। तो मतलब ये सेंटेंस हमारे हिसाब से सही है। जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर nil until mother breastfeed till 2 years। क्या बात कर रहे हैं? लैक्टेशनल एमनोरिया, एनसीईआरटी ने तो बोला है सिर्फ 6 महीने तक, जब इंटेंस लैक्टेशन होता है तब तक वो कॉन्ट्रासेप्शन जैसा काम कर सकता है, फिर भी गारंटी नहीं है, 100% श्योर नहीं है। दिस इज नेचुरल मेथड। गलत है, हम तो नहीं मानते, 2 साल बोल दिया। इंट्रायूटेराइन डिवाइस लाइक कॉपर टी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, बहुत सही बात है। क्या करती है कॉपर टी? कॉपर आयंस जो निकलते हैं ना, दे आर स्पर्मिसाइडल, स्पर्म की मोटिलिटी को रोकती है, स्पर्म जो मूव कर रहा है उसको रोकेगी, साथ में स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देगी, ये कॉपर आयंस करते हैं। कॉपर टी इम्प्लांट होती है, इम्प्लांटेशन को भी रोकती है, तो मतलब सही। फोर्थ, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर कोइटस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अरे कोइटस हो गया, उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने का क्या?
पता चला जब कॉइटस हुआ, ओवम रिलीज हो चुका था, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर काम नहीं करता, बिकॉज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करेंगी, दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन। पता चला ओव्यूलेशन हो चुका था, उसके बाद आपने पिल्स ली, गलत। तो हमारे हिसाब से सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड इज दिस, आंसर इज ए, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट, which part in cockroach have circular muscles and chitinous teeth? कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी बहुत ध्यान से पढ़ ले, एलिमेंट्री कैनाल, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, सब कुछ, रिप्रोडक्टिव पार्ट, सब कुछ अच्छे से पढ़े। एक्डाइसिस क्या होता है, मोल्टिंग कितनी बार करता है, सब कुछ 13 टाइम्स मोल्टिंग करता है, राइट। नाउ अब काइटिनस टीथ होंगे इसके गिजार्ड में, ठीक। गिजार्ड का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है। याद रखना, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। गिजार्ड कहाँ होता है, कौन से टीथ होते हैं, काइटिनस टीथ, जो क्रश करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत अच्छे से आपको डायग्राम दिख रहा है, और डायग्राम की लेबलिंग भी हम जानते हैं, सिंपल सी। क्या फंडा करोगे, दिख रहा है यहाँ पे ABCD, है ना, तो अपने माइंड में ABCD ऑप्शन को लेबल कर लो पहले। ए क्या दिख रहा है, वो ट्यूब निकलता हुआ, वो ट्यूब क्या होगा, वाज डिफरेंस, बाहर है। यहाँ पर ये बी कुछ है, क्या है, कोई ग्लैंड है क्या, देखिएगा। सी कोई ग्लैंड है शायद, डी भी कोई ग्लैंड है शायद, देखते हैं। यहाँ पर आपको तीनों सेक्शन में ग्लैंड्स दिए, लेकिन इधर उधर अल्टा पल्टा कर दिया। अब सुनो, यहाँ पर वेसिकल लाइन जो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, वो कौन से ग्लैंड है, बी इज सेमिनल वेसिकल, सी ऊपर इनिशियल पोर्शन में एक सोलेटरी ग्लैंड, यहाँ पर लेबलिंग आपको क्लियर दिख रही है कि नहीं, दिस इज द सोलेटरी ग्लैंड, सी दिस इज प्रोस्टेट, यूरेथ्रा के आसपास डी, दैट इज गायब हो गया, यूरेथ्रा के आसपास डी, दिस इज बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रा के आसपास बल्बाइन ग्लैंड। मतलब भैया हमारा ऑप्शन ये यूरेटर तो होगा ही नहीं, कहाँ से, वाज डिफरेंस वाले ही ऑप्शन होंगे, ए क्योंकि वाज डिफरेंस है, तो इन दोनों में से चुनना है, ठीक है। अब वाज डिफरेंस सही है, बी भी सही है, सेमिनल वेसिकल, सी है हमारा प्रोस्टेट, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। योर आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, दिस इज वाज डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रा। देन next question, given below are the three statements about the platyhelminthes, the platyhelminthes से related क्या सही है, देखिए। Now, अब पहली स्टेटमेंट है, they are bilaterally symmetrical and triploblastic. Organisms bilaterally symmetrical and triploblastic, बिल्कुल सही है। प्लेटीहेल्मिंथी से ही 3 जर्म ले स्टार्ट हुई थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। They have organ level of organization, नहीं, गलत है। Exhibit power of regeneration and dioecious, ये पोर्शन तो सही है, लेकिन डायोशियस मतलब क्या होता है पता है, मेल और फीमेल अलग अलग है, गलत। ये भी गलत है, तो एकमात्र एक ही तो सही हुआ, फर्स्ट वाला, तो मतलब ओनली फर्स्ट, ठीक है। सारे एनिमल किंगडम के सारे फाइला के एग्जांपल्स आपको याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। लास्ट पीक टाइम चल रहा है बेटा, एग्जांपल रिवाइज करो। The following animals belong to which class? Vixine, Trigon, Pterophyllum, ये सभी दिख रहे हैं मछलियों जैसे, है ना। तो साइक्लोस्टोम्स, कॉन्ड्रिक्टाइज, ऑस्टिकटाइज, सुनना ध्यान से, इसको तो याद करना एग्जांपल्स। विक्साइन, लैम्प्रे, हैगफिश, ये है वो सकिंग वाली फिश, वो सक करती थी, साइक्लोस्टोम, साइक्लोस्टोम। ट्राइगोन और टेरोफाइलम, ट्राइगोन है हमारी कार्टिलेजिनस फिश, जिसका पूरा एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना है। टेरोफाइलम है हमारी बोनी फिश, तो टेरोफाइलम इज ऑस्टिकटाइज, और ये है अपनी कॉन्ड्रिक्टाइज या ऑस्टिकटाइज। देखे
साइक्लोस्टोम कॉन्ट्रैक्ट थाइकोस्टिकाइस, चलो बहुत बढ़िया, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ए ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि बाकी दूसरे ऑप्शंस में ऐसा कुछ है ही नहीं, सब इधर उधर जम्बल्ड है, तो बेस्ट ऑप्शन है हमारा साइक्लोस्टोम्स मिक्साइन। ये नेक्स्ट, which of the following cartilage occurs in eustachian tube, epiglottis and pinna? ये इलास्टिसिटी है ना, तो इलास्टिक कार्टिलेज हमेशा येलो इलास्टिन कार्टिलेज याद रखना। ठीक, कैल्सिफाइड नहीं है बाबा, व्हाइट फाइब्रस बिल्कुल नहीं, हाइलीन नहीं। हाइलीन कहाँ मिलती है? हाइलीन से क्या याद आया? वो रिब्स याद आ गए, ट्रू रिब्स फॉल्स रिब्स, अभी करेंगे एक क्वेश्चन उसका। तो ट्रू फॉल्स रिब्स, वहां पर जो अटैचमेंट होता है स्टर्नम से, हाइलिन कार्टिलेज लगती है, देखेंगे डायग्राम में। येलो फाइब्रस, हाँ, दिस इज द इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, तो आपकी यूस्टेचियन, एपिग्लॉटिस और पिन्ना ऑफ ईयर में है इलास्टिक कार्टिलेज, कौन सी? येलो फाइब्रस कार्टिलेज। नाउ skeletal muscles differ from the cardiac and smooth muscles as they are. ये तीनों जो मसल्स है ना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। skeletal muscles वॉलेंट्री है, सिलेंड्रिकल शेप में, मल्टी न्यूक्लिएटेड, आपकी मर्जी से चलती है, लिम्स में प्रेजेंट है, स्ट्राइशंस है, स्ट्रिप्ड मसल्स है। कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री, मर्जी से नहीं चलती, इनवॉलेंट्री है। कैसी है? ब्रांचिंग प्रेजेंट है या अनब्रांच्ड है, याद रखना। अबाउट द ब्रांचिंग पैटर्न, इंटरकैलेटेड डिस्क कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट है। कार्डियक मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड है। अगर हम बात करें स्मूथ की, स्मूथ भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, टेपरिंग या स्पिंडल शेप होती है। तो इसका आंसर, हाउ द स्केलेटल मसल डिफर फ्रॉम कार्डियक एंड स्मूथ, तो इन दोनों की खास बात क्या है? ये दोनों बेटा कैसी है? यूनिन्यूक्लिएटेड है, इनवॉलेंट्री। अब देखें, विसरल इंटरनल भी है लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन सी है? स्केलेटल। याद रखना ये तीनों मसल्स के फीचर्स। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोबैको एडिक्शन। टोबैको एडिक्शन अगर होता है किसी को, तो इनमें से क्या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला, टोबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स इंक्लूडिंग निकोटिन एंड एल्कलॉइड, सही है। निकोटिन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन इन द ब्लड सर्कुलेशन, बिल्कुल सही है। निकोटिन क्या करवाता है? एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। ये ग्लैंड्स की फंक्शन डिसऑर्डर सब कर लेना, स्टिमुलेट करता है और रिलीज करवाता है एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन। एड्रिनलिन and noradrenaline both decreases blood pressure and heart rate। हाँ, डिक्रीज नहीं करते, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, राइट। तो मतलब ये गलत है और हमको गलत चुनना है, तो मतलब आंसर सही है, ठीक है। टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ ओरल कैंसर, ये भी सही है, लेकिन हमको इनकरेक्ट चुनना था तो हमने इनकरेक्ट चुन लिया। कौन सा? थर्ड वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन। Which of the following papillae is knob-like and contain the taste buds? तो इसमें foliate, fungiform, circumvallate और filiform, ठीक। अब इसमें से सबसे पहले तो ऐसी कौन सी जिसमें टेस्ट बर्ड्स ही नहीं होते? इसमें नो टेस्ट बर्ड्स, इसको फिल्टर कर दो, अलग कर दो, टेस्ट बर्ड्स नहीं है। अब इन तीनों की बात करें तो नॉब लाइक है ना, फॉलिएट पत्ती जैसी होती है, लीफ लाइक, फंजीफॉर्म मशरूम लाइक, नाम से समझ में आ रहा है, सर्कमवैलेट होती है नॉब लाइक। तो आपका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। दिस इज सर्कमवैलेट, ठीक है। नाउ रिप डायग्राम का स्क्रीनशॉट दे गया आपको, ठीक है। नाउ डिक्रीज, अब ये रिप डायग्राम का स्क्रीनशॉट देखिए जल्दी से और बताएं ये क्या बता रहा है। इसमें एरोस बाहर जा रहे हैं
बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपको बता रहा है कहीं ना कहीं ये रिब केज, डायफ्राम बाहर जा रहा है, मूव आउटवर्ड्स। इससे वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर अंदर का कम होगा, डायफ्राम स्ट्रेट होगा। अब इन ऑप्शंस को देख लें। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। जब स्टर्नम बाहर जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम बाहर जाएगा, तो वॉल्यूम कैसे कम होगी? इंक्रीज इन प्रेशर नहीं, वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर कम हो ही नहीं सकता। रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्टेड अप, हाँ ये सही। डायफ्राम बिकम डोम शेप, बिल्कुल नहीं, डायफ्राम तो स्ट्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और लोअर तो स्ट्रेट होगा ना डायफ्राम। तो चारों में से सही ऑप्शन है आपका रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्टेड। नेक्स्ट, which of the following segment is elevated during the myocardial infarction? ECG। अगर आपने एक नॉर्मल ईसीजी बनाया, नॉर्मल एडल्ट ईसीजी बनाया, तो पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये टी, ठीक है। नॉर्मली ये जो एसटी सेगमेंट होता है ये ऐसा होता है, स्ट्रेट, है ना। ये एसटी सेगमेंट अगर थोड़ा सा ऊंचा उठता हुआ दिख रहा है, एलिवेटेड या नीचे दिख रहा है, मतलब कुछ डिसऑर्डर है, ठीक है। हर वेव का अपना अपना सिग्निफिकेंस। आपको पी वेव क्या बताती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रिया का एक्साइटेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। टी क्या बताता है? वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन, ठीक है। मतलब वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन की कनेक्टिविटी है एसटी फ्रेगमेंट या एसटी सेगमेंट बोल लो। अगर ये एसटी सेगमेंट ऊपर उठी या नीचे गई, ये एक सिग्निफिकेंट साइन है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का, जब आपकी हार्ट मसल्स को बहुत कम ऑक्सीजन मिलता है। दिस इज शोन इन द ईसीजी बाय एलिवेशन और डिप्रेशन। मतलब ये जो नॉर्मल है उससे या तो थोड़ी सी उठ जाएगी या तो बैठ जाएगी। तो आंसर इज सेगमेंट। कौन सी सेगमेंट एलिवेट हुई? एसटी सेगमेंट। नेक्स्ट इज which of the following vertebrae is found in the pelvic region? पता है आपको जनरल फॉर्मूला वर्टिब्रल कॉलम का, C7 T12 L5 S1, सर्वाइकल 7, थंब थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1 फ्यूज होके, और कोकैक्स 1। एम्ब्रियोनिक लाइफ में 33 वर्टिब्रेज होती है, एडल्ट में 26 आ गई, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, ये सारी वर्टिब्रेज लेके कौन सी पेल्विक रीजन में नीचे नीचे आएगी? इनमें से ऑप्शन सैक्रम ही दिख रहा है एकमात्र, और क्या? लंबर होगा नहीं, सर्वाइकल वर्टिब्री होगी नहीं, थोरैसिक नहीं होगी। आपको पूछा है पेल्विक रीजन, नीचे वाला पोर्शन, कोकैक्स तो दिया नहीं, तो सैक्रम इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। बस कुछ समय और, कुछ समय और, 45 क्वेश्चंस है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 34 हो गए। नेक्स्ट 35, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। देखो किडनी में, किडनी की बात करें, है ना, तो ये जो किडनी है इसके ऊपर अपना ऐसा एक ग्लैंड होता है, दिस इज सुप्रारेनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। इसके दो पोर्शन है, बाहर वाला कॉर्टेक्स, आउटर वन, और अंदर वाला मेड्यूला, ठीक है। मेड्यूला से निकलता है आपका एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन वगैरह वगैरह। कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स है, जीएफआर याद रखना, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलेटा, जोना रेटिकुलरिस,
सबसे अंदर वाली है जोना रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा से निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फैसिकुलेटस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड रेटिकुलरिस मतलब अंदर वाली से सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो आंसर होगा फैसिकुलेटर, ग्लोमेरुलोसा, रेटिकुलरिस। तो आपका आंसर होना चाहिए जोना रेटिकुलरिस। क्यों भाई? गोनाड्स मतलब भाई सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in resting stage the voltage gated channels are closed due to binding of। हमेशा याद रखना, जब अगर मेम्ब्रेन आपकी रेस्टिंग स्टेज में है तो जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, जो वोल्टेज के डिफरेंस के कारण बंद या चालू होते हैं, उनकी बाइंडिंग किससे होगी? कैल्शियम से। और अगर कैल्शियम से बाइंडिंग हो गई तो वो हो जाएंगे बंद, अगर कैल्शियम हट गया तो वो खुल जाते हैं। तो आपका आंसर होगा इसमें सिंपल सा कैल्शियम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, which type of dentition is found in human beings? पॉली क्या होता है? पॉली क्या होता है? पॉली बहुत बार गिरते हैं दांत, बहुत बार आ जाते हैं दांत, ऐसा तो नहीं होता। थीकोडोंट मतलब जो बोनी सॉकेट पे एम्बेडेड है अंदर। एक्रोडोंट मतलब अंदर तक धसे हुए नहीं है, सिर्फ जो बोन्स है ना मैक्सिला में और मैंडिबल उसके ऊपर से जुड़े हुए, ऐसे तो दांत हमारे नहीं है। डाइफायोडोंट दो बार आते हैं, एक मिल्क डेंटिशन, एक परमानेंट डेंटिशन। थीकोडोंट बोनी सॉकेट में धसे हुए हैं बिल्कुल। और हेट्रोडोंट मतलब सभी दांत अलग है, 2 1 2 3 by 2 1 2 3 into 2। This is the dental formula of half jaw, right? So 2 1 2 3 by 2 1 2 3 into 2. This is the dental formula of the half jaw. Correct? So ये चीज याद रखना। आंसर क्या होगा? बाकी नीचे में भी एक्रोडोंट आ गया, हमारे पास है नहीं। होमोडोंट हमारे पास है नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका डाइफायोडोंट, थीकोडोंट एंड दी हेट्रोडोंट। इन ह्यूमन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अब देखिए कहाँ से शुरुआत होती है स्पेसिफिक रिस्पेक्टिवली। मैंने बोला इसको बड़ा रिस्पेक्ट देना, आपने तो गड़बड़ करेगा। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली प्रोटीन कहाँ चालू होता है? फैट, कार्बोहाइड्रेट। सभी के डाइजेशन अच्छे से पढ़ लेना। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है इन द स्टमक, एसिडिक पीएच। ठीक है, कैसे होता है? पैक्सिन वगैरह पढ़ना सबको पता है। मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन इन्फेंट्स, रेनिन, RENIN, रेनिन। ठीक है, फिर फैट्स कहाँ से स्टार्ट होगा? अरे भाई जब बाइल यूज आएगा, इमल्सिफिकेशन होगा, तभी फैट डाइजेशन स्टार्ट होना है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कब होगा? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कब होगा? चालू माउथ में हो जाता है 30%, और बाकी बचा 70% जाके स्टमक में होता है। तो प्रोटीन स्टमक, फैट इंटेस्टाइन, कार्बोहाइड्रेट माउथ में। देखें कौन सा आंसर है? यही है एकमात्र रिस्पेक्टिव। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, कैरेटोमलेशिया, एक्चुअली क्या होता है? दिस इज द डिसऑर्डर इन विच योर आईज, कॉर्निया जो होता है वो बहुत ही क्लाउडी सा दिखने लग जाता है, और ये होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। सो विटामिन ए का व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल की बात करें तो दिस इज विटामिन बी। निकोटिनामाइड, दिस इज विटामिन B3, इसकी डेफिशिएंसी से बीमारी होगी पेलाग्रा। बायोटिन, दिस इज विटामिन B7। ये हमारी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो जानते होंगे बायोटिन ट्रीटमेंट, राइट? बहुत जरूरी। एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, बहुत करीब है 45 टारगेट के। एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर व्हिच कॉज्ड ड्यू टू, किस कारण से? क्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग के कारण से। और वो सिगरेट स्मोकिंग से क्या होगा? कोल टार डिपॉजिट हो जाता है, कोल टार डिपॉजिट होगा, और जिस कारण से सरफेस एरिया कम हो जाएगा, आपकी एल्वियोलर नर्व टूटने लग जाएगी, एल्वियोलाई की वॉल्स ब्रेक डाउन हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। तो एकमात्र एक ऑप्शन कौन सा है? डैमेज्ड एल्वियोलर वॉल्स। नेक्स्ट, हिकअप्स।
हिचकियां क्यों होती है? कोई याद करता है? बिल्कुल याद नहीं करता कोई। अभी कौन याद करेगा, सब पढ़ रहे हैं। हिकअप्स हिचकियां आने का रीजन है एसिडिटी बढ़ना। जैसे एसिडिक गैसेस रिलीज होती है, आपका आपका जो नर्व है, न्यूरल कनेक्शन, जो डायफ्राम फ्रीनिक नर्व, वो इरिटेट होती है। फ्रीनिक नर्व इरिटेट होगी तो डायफ्राम का स्पैस्मेटिक कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो आवाज निकलती है हिकअप्स। वो कुछ दिन के लिए भी हो सकती है, कुछ समय के लिए भी हो सकती है, और कुछ महीनों के लिए भी हो सकती है हिकअप्स। ठीक है, तो आंसर होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर पैसेज बिल्कुल नहीं, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। आपकी फ्रीनिक मसल इरिटेट होती है। Which of the following does not act as a neurotransmitter? पढ़ रखे हैं हमने, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल, लेकिन ये वाला नहीं है, दिस इज अ हार्मोन। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसा काम कभी नहीं करता। न्यूरोट्रांसमीटर एक याद रखना, जो हमेशा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, गाबा। गाबा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, बाकी सारे न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी होते हैं। और कॉर्टिसोल इज नॉट द न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब हमारा आंसर होना चाहिए कॉर्टिसोल। During the propagation of a nerve impulse, the action potential results from the movement of, पढ़ चुके हैं नर्व इम्पल्स का किस कारण से एक्शन पोटेंशियल होगा, जैसे तेजी से रैपिड इन्फ्लक्स होगा सोडियम आयंस का फ्रॉम ECF टू ICF। बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। व्हाट इज बोहर इफेक्ट? हमेशा याद रखना, बोहर इफेक्ट डिस्क्राइब करता है एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। तो जहां पर ये एफिनिटी टूटती है वो होता है बोहर इफेक्ट, मतलब टिश्यू लेवल पे। ठीक है, तो टिश्यूज में क्या होगा? टिश्यूज में CO2 का कंसेंट्रेशन हाई है, पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है, जिस कारण से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड डिसोसिएट, टूट जाता है। ठीक है, टिश्यूज में क्या होगा? CO2 जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड टूट गया, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो गई, तभी तो ऑक्सीजन डिलीवर होता है। तो ये आंसर होगा राइज इन CO2, या फिर इसके कारण से फॉल इन pH, डिक्रीज द ऑक्सीजन एफिनिटी। ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन एंड होप फॉर द बेस्ट। सब कुछ पॉजिटिव हो आपके साथ, इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन, और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, हाँ, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं कराया। नॉट टेकिंग योर मच ऑफ द टाइम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? देख लें। The buccal cavity performs two major functions, बिल्कुल, चबाती, mastication of food, and the deglutition, मतलब swallowing. Trypsin is a fat digesting enzyme, ना, trypsin is a protein digesting enzyme, गलत है यार। Renin is a carbohydrate digesting enzyme, नहीं मैम, अभी तो लेक्चर में बताया था आपने, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन इन्फेंट्स, तो ये भी गलत है। न्यूक्लियस पैंक्रियाटिक जूस में से जो निकलता है वो क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा? नहीं, न्यूक्लियस काम करता है न्यूक्लिक एसिड पे, उसको तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड्स में, फिर न्यूक्लियोटाइडेज बनाता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड पे काम करता है न्यूक्लियोसाइडेज, तब बनता है नाइट्रोजनस बेस। तो ये स्टेटमेंट है। सो आवर आंसर इज बकल कैविटी वाला, बिल्कुल सही है। निगलने में, स्वैलिंग में भी मदद करता है बकल कैविटी, और मास्टिकेशन। Done. This is the major function. So this completes our 45 questions of zoology, and I hope so कि ये जितना भी सेशन में हमने डिस्कस किया, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग एंड होप फॉर द वंडरफुल रिजल्ट। MGCI टीम विशेस यू आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, और आप हमारे साथ इसी तरीके से सक्सेस में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छा करके आना, एग्जाम को 4 देना। थैंक यू सो मच।